पहले तो मैंने 8 न्यूटन कर दिया, तो यहाँ पर तो वही रिपीट करना है, कुछ भी खास नहीं कुछ करना है। पहले तो कंबाइन को ब्लॉक लेना है, तो फोर्स की वैल्यू बस 8 न्यूटन है, तो सिर्फ कॉपी कैट करना था इसमें, ठीक है। फोर्स की वैल्यू 8 न्यूटन थी, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी। एक्सेलरेशन की वैल्यू 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई थी। तो इसको एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट करना था, खाली वैल्यू चेंज करके, सेम प्रोसीजर। फिर सब कुछ वही करना था, ऊपर वाले ब्लॉक को फ्री बॉडी, यहाँ पर नीचे वाले ब्लॉक को भी फ्री बॉडी लेके कर सकते हो। तब क्या हो जाएगा, 8 - F इक्वल टू नीचे का मास इंटू एक्सेलरेशन, तब भी F की वैल्यू वही आएगी, ठीक है। वो तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। तो फिलहाल F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि हम ये मान के चलना है कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू अब बाद में देखूंगा। यहाँ पर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 8/5, तो मास इंटू क्या हो जाएगा 8/5। प्रोसेस एकदम 100% यही रहेगी इसमें, 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मास इंटू, तो ये 16/5 आ जाएगा, ठीक है। 16/5 कितना होता है, 5 या 15, 3.2, और लिमिटिंग फ्रिक्शन तो वही रहेगा 0.2 इंटू mg। तो लिमिटिंग, अब भी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, ये इससे कम है, इसका मतलब दोनों साथ साथ मूव करेंगे। और अब एक्सेलरेशन का आंसर होगा 8/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये ऐसे आ गया, प्रोसेस एकदम यही रहेगी, यही प्रोसेस को फॉलो करना है ढंग से, ठीक है। तो पहली चीज ये लॉजिकली, इस अगर नीचे सवाल लगाएंगे तो इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। नीट वगैरह में तो डायरेक्टली इसके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं, डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं, एक आध कभी पूछा हो पहले ना। अब देखो, अब अगर मैं इसको 12 न्यूटन कर देता हूँ, अब ध्यान से देखना, अब इसको मैं 12 न्यूटन कर देता हूँ, ठीक है। अब भी मेरा प्रोसेस यही रहेगा। अभी मुझे मालूम नहीं है ये, अभी क्योंकि तुमने पहला सवाल किया है 10 न्यूटन वाला, उससे तुम ये गेस कर सकते हो, मगर मैं चाहता हूं कि पहले वाले दोनों सवाल तुम भूल जाओ, तुमने किए नहीं है, ये नया सवाल है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले 2 सवाल कर लिए, इससे तुम्हें पता है कि 12 न्यूटन भी अलग अलग मूव करेंगे। मगर किसी को मैंने खाली यही सवाल दिया, अब ये थोड़ी ना होगा किसी को मैं तीनों सवाल पूछे तुमसे, 12 न्यूटन आया, तो पहले तो तुम यही प्रोसेस फॉलो करोगे, पहले तो यही मान के चलो कि दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यही मान के चलोगे, पहले तो ये पूरा प्रोसेस करोगे, ठीक है, पहले ये पूरा प्रोसेस करोगे। तो साथ साथ मूव करने वाला आसान है, जो अलग अलग मूव करने वाला थोड़ा और लंबा हो जाता है। तो पहले तो फिलहाल हम यही प्रोसेस करेंगे, 12 न्यूटन है, ठीक है। 12 न्यूटन कर ले यहाँ पर, दिस इज 12 न्यूटन, तो फोर्स अब 12 न्यूटन का लग रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 12/5 आ जाएगी, फ्रैक्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अभी हमने वही मान के चले हैं कि दोनों साथ साथ ही मूव कर रहे हैं, ये मान के चले हैं। तो फिर से मास कितना है, ये एच के लिए 12/5 आ जाएगा, एकदम सेम स्टेप्स होंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 12/5 आ जाएगा, 12/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/5 आ जाएगा, 24, हाँ 4.8 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जो हमने पहले माना था कि ये साथ साथ मूव कर रहे हैं वो गलत है, ठीक है, ये गलत है। तो इसका मतलब अब ये क्या होंगे, अलग अलग मूव करेंगे। तो अलग अलग मूव करेंगे, अगर ये लोग अलग अलग मूव कर रहे हैं तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर तो हमने साथ साथ लिया था, तो ये स्टेप गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये अलग अलग मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो अगर ये साथ साथ नहीं मूव कर रहे हैं, यानी अपर ब्लॉक की जो लोअर सरफेस है, इसकी जो लोअर ब्लॉक की अपर सरफेस है, ये दोनों सेपरेटली मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली, मगर जाएंगे दोनों आगे की तरफ, ठीक है। कोई आदमी जब देखेगा तो उसे दोनों आगे की तरफ जाते हुए लगेंगे, समझ आई बात। और जो इसके ऊपर बैठा है, ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, जो दरी के ऊपर बैठा है, जब तुम दरी को जोर से खींचोगे तो वो बंदा पीछे की तरफ जाएगा, कभी आगे की तरफ नहीं लुढ़केगा। इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कोई चादर के ऊपर बैठा है, उसकी चादर खींच लो तो वो पीछे की तरफ जाएगा,
ये देखना चादर के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करना। तो अगर कोई ये सपोज करो ये दरी है और ये अगर पीछे की तरफ जा रहा है चादर के रिस्पेक्ट में, तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन आगे की तरफ ही लगेगा, ठीक है। तो अभी भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, मगर फ्रिक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा। अब ये तो मैं लॉजिकली नहीं समझा सकता, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करो, जाके घर पे बैठे हो दरी से खींचो। अगर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ ही होगा ना। अरे भाई क्या बात कर रहा है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, कौन सा लॉजिक दे रहा है? एक्सेलरेशन पीछे की तरफ क्यों होगा? मैंने ये बोला कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा? ये मैंने कब बोला? और तुम ये क्यों बोल रहे हो कि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ होगा? मैं कहां बोल रहा हूं? ठीक है, कोई चीज अगर पीछे की तरफ गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन पीछे की तरफ जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ खिसक रहा है, उसके रिस्पेक्ट में, दरी के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ खिसक रहा है। जाएगा तो ये आगे की तरफ ही, ये देखना, ये भी फील करके देखना, वो दरी के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ खिसकेगा। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, ये देखना, इसको फील करने का एक ही तरीका है, दरी पे बैठा के किसी को खींचो, लॉजिकली काम नहीं चलेगा। ध्यान से, यहाँ पे जब दरी तुम खींचोगे दोनों जाएंगे आगे की तरफ। अगर कोई यहाँ पे कोई किसी बच्चे को खड़ा कर दोगे और उससे पूछोगे बताओ ये इसको खींच रहा हूं, ये किधर जा रहा है, ये जा आगे की तरफ रहा है, मगर ये दरी के रिस्पेक्ट में पीछे लुढ़क जाएगा, दरी के रिस्पेक्ट में, मगर दोनों आगे की तरफ जाएंगे। खुद के रिस्पेक्ट में और रेस्ट में होगा ना। किसके रिस्पेक्ट में? अगर वो खुद ही है तो उसके रिस्पेक्ट में, वो रेस्ट में ही है ना। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है? मतलब वो जो ऊपर कोई जो बैठा है, मतलब उसके लिए तो वो रेस्ट ही है ना। कहाँ रेस्ट में है? ये जो है ये दरी के रिस्पेक्ट में पीछे खिसकेगा, दरी आगे खिसक जाएगी। ध्यान से देखना, ये दरी आगे खिसकेगी। अरे वो पिंक ब्लॉक के लिए वो रेस्ट पे होगा। नहीं, रेस्ट पे किसी के पिंक नहीं, सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो अब मैं सेम एक्सेलरेशन की बात कहाँ कर रहा हूँ? हाँ, तब रेस्ट में होंगे। अगर सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे तब जो ब्लू ब्लॉक है वो पिंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होगा। अगर ये डिफरेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं तो जो ब्लू ब्लॉक है वो पिंक के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा, मगर अर्थ के रिस्पेक्ट में तो आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें न्यूमेरिकली भी क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, दोनों आगे की तरफ जाएंगे। ये मैंने वेलोसिटी में समझाया था, समझ आई बात? इसका एक्सेलरेशन अगर ज्यादा है, इसका कम है, तो ये इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाएगा, मगर कोई जमीन से देखेगा, यहां से देखेगा तो दोनों आगे की तरफ जाएंगे। तो इसका एक्सेलरेशन अर्थ के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ नहीं है, सॉरी, अर्थ के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ है। तो इसीलिए मैं रिलेटिव वेलोसिटी में तुम्हें नहीं ले गया, क्योंकि उसमें बड़ा थोड़ा सा तो प्रैक्टिकल में देखना है, वो पता कैसे चलेगा? हाँ, ये कब किसके रिस्पेक्ट में? फिजिक्स में कुछ भी पता नहीं चलता, एक्सपेरिमेंट करो सब पता करना। किसी के रिस्पेक्ट में भी देखो चीजें सही आती हैं। फिजिक्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट करो तुम्हें सब पता लग जाएगा, ठीक है। तुम एक्चुअली में ये किसके रिस्पेक्ट में देखना है ये तुम्हें डिसाइड नहीं करना है, तुम्हारा जो मन हो जिसके रिस्पेक्ट में देखो उसके रिस्पेक्ट में देख लो। अब जैसे सपोज करो सब ये है कि जैसे अर्थ है, ठीक है, अर्थ पे हर चीज स्टेशनरी। अभी तुम जो जहां पे रूम में हो तुम स्टेशनरी हो, मगर अगर मून से ऑब्जर्व करोगे तो रोटेट कर रहे होगे। अब तुम इस पे सवाल पूछो ये कैसे पता करेंगे हम कि कहां से देखेंगे? तो जहां से मर्जी वहां से देखो। हाँ, तो देखने के लिए तुम्हें डिसाइड नहीं करना है। किसी का मन किया कि मैं मून से जाके देखूंगा तुम्हें, तो मून से अगर तुम देखोगे अपने घर को तो वो तो रोटेट कर रहा है। अभी घर के अंदर बैठ के घर को देखोगे तो वो रेस्ट पे है। अभी तो कोई चीज तुम्हारे घर में तो कोई चीज चल नहीं रही है, तुम जो जिस पे देख रहे होगे लैपटॉप पे वो सब जो है स्टेशनरी है। मगर यही चीज अगर किसी स्पेस स्टेशन से देखोगे तो क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है तो तुम्हारा घर भी रोटेट कर रहा है। सिर्फ एक्सिस पे ही रोटेट नहीं कर रहा है, पूरे मतलब वैसे भी रोटेट कर रहा है। दो तरह के रोटेशन है। तो अर्थ तो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रही है, ठीक है, और सन को भी रिवॉल्व कर रही है, मल्टीपल मोशंस है। तो वो तो तुम्हें डिसाइड नहीं करना, वो तो जहां से देखोगे उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस हो जाएगा। चलो मैं इसको कंटिन्यू करता हूं आगे। तो यहां तक आ गई बात तो अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो फिलहाल इसीलिए मैंने जानबूझ के ये चीज चेंज नहीं की। अर्थ के रिस्पेक्ट में दोनों आगे की तरफ चलेंगे, मगर अगर इस पे बैठ के देखोगे
तब ये पीछे की तरफ जाएगा, अगर लुढ़केगा तो पीछे की तरफ जाएगा, तो फ्रिक्शन उस पर आगे की तरफ लगेगा। फिलहाल ये हो गया कि हाँ, अभी भी हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन स्टैटिक है। हाँ, अब यहाँ पे हो गया, ये मान के चलें कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से ज़्यादा हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग, अब हमें सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोल गए, अब अगर ये हो नहीं सकता तो इसलिए हम कौन सा फ्रिक्शन लगाएंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें आखिरी चीज़ ये है कि अगर ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा हो तो यू कैन स्किप इट। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिया, ये फिनिशिंग टॉपिक है, इसके बाद कुछ और डिस्कस नहीं करना है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पे लगेगा, और इसके सवाल तो मैं इक्का दुक्का ही ऐसे K1 K2 नहीं हो गए, FK ऐसे लगेगा थोड़ा इसमें। अब इसमें क्या होगा? 2 kg का तो फ्री बॉडी वैसे ही रहेगा, मगर अब लग जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। इसमें हमको म्यू के की वैल्यू कैसे पता चलेगी, या फिर दे मैंने बता चुका हूं, अगर म्यू दिया हो, क्योंकि म्यूएस और म्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इक्वल मान नहीं सकते हैं ना। दो चीजें होती है, ध्यान से सुनो। किसी सवाल में कई सवालों में म्यूएस और म्यू के अलग अलग दिया होता है। जैसे म्यूएस 0.2 दिया है और म्यू के की वैल्यू 0.19 0.18 ऐसे दे रखी होगी, तब तो म्यू के की अलग वैल्यू यूज करनी है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ म्यू दिया है, क्योंकि म्यूएस और म्यू के की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, तो उसको तो म्यूएस की तरह भी यूज कर सकते हो और म्यू के की तरह भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मगर अगर म्यू दिया हो तो, नहीं तो कई सवाल बनाने वाले म्यूएस और म्यू के को अलग अलग भी देते हैं, तो वो ध्यान रखना कि अलग अलग। फिलहाल तो हम इसमें म्यू ही दिया है, तो मैं 0.2 ही यूज करूंगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए भी 0.2 यूज करूंगा। क्योंकि ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अब मगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, है ना? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू यही हो जाएगी, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह मैं काइनेटिक फ्रिक्शन लिख देता हूं, यहाँ पे Fk लिख देता हूं। तो Fk की वैल्यू 4 न्यूटन आ गई, है ना? लिमिटिंग के बराबर होगी, किसी स्टैटिक के बराबर नहीं होगी, स्टैटिक के बराबर मत करना। ठीक है, तो अब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। ये फ्री बॉडी तो ऐसे ही लेंगे, तो अब ऊपर वाले का, स्टैटिक वाले को मिटा देता हूँ क्योंकि ये लग नहीं रहा, अब इसका कोई यूज नहीं है, ये होगा ही नहीं, मगर FL Fk की तरह यूज कर सकते हो। तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स लग रहा 4 न्यूटन, और सपोज करो उसका एक्सेलरेशन A1 है, तो क्या हो जाएगा? 4 न्यूटन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास किसके बराबर है? 2, और एक्सेलरेशन किसके बराबर है? A1 के बराबर। सो यहां से A1 की वैल्यू आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 2 मीटर पर सेकेंड से स्क्वायर से अर्थ के रिस्पेक्ट में तो आगे की तरफ जाएगा, ये इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला ब्लॉक A1 2 kg ब्लॉक। ऑब्वियसली अब हमें पिंक वाले ब्लॉक के लिए अलग सिस्टम लेना पड़ेगा, पिंक वाले के लिए अलग लेना पड़ेगा। पिंक वाले पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? उस पे पिंक वाले पे 12 न्यूटन फॉरवर्ड लग रहा है। अब दोनों को साथ में नहीं ले सकते अब, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है, दोनों को साथ में मत लेना। 12 न्यूटन है ना, अब साथ में लेके मत निकाल देना कि इसका भी उतना ही होगा, ये 12 न्यूटन। और पिंक वाले पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। पेन का कलर चेंज कर लो, पिंक ही कर लेता हूँ। इसका एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसकी वैल्यू A2 होगी। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा पिंक वाले के लिए? 12 माइनस 4। ठीक है, मैं यहीं पे लिखता हूँ, दैट इज 12। थोड़ा सा जगह यहाँ पे ज़्यादा है, या मैं इसको मिटा देता हूँ, लिखने में आसान होगा। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इज इक्वल टू, नीचे वाले का मास कितना है? 3 इंटू एक्सेलरेशन A2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, A2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 12 में से 4 गया 8, तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 8/3। 8/3 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली 8/3 की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा है 2 से, है ना? 2 पॉइंट समथिंग होगी, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन नीचे वाले का ज्यादा है। अब वो रिजल्ट के बाद तुम उसको फील कर सकते हो। A2 का जो वैल्यू है
8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये ऊपर वाला भी आगे एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे वाला भी आगे एक्सेलरेट कर रहा है, मगर ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कम है, नीचे वाले का ज्यादा है, तो ऊपर वाला पीछे रह जाएगा, है ना। ऊपर जो चीज है वो पीछे रह जाएगी, नीचे वाली चीज आगे बढ़ जाएगी। मगर अर्थ से देखोगे तो दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे। मगर अगर अगर हमें ये पूछा हो कि कितने टाइम के बाद वो नीचे गिर जाएगा तो हाँ, वो सब बात की बात है, वो टाइम निकाल लोगे, वो तो डिस्टेंस निकाल के लोगे, वो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालोगे, a1 माइनस a2, वो रिलेटिव वेलोसिटी में आ जाएगा, ठीक है। दैट वी विल कंसीडर रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस तरह के भी बहुत सारे, रिलेटिव वेलोसिटी लूंगा तो वो उस तरह के बहुत सारे सवाल कंसीडर करेंगे, ठीक है, वो मैं अलग से टैकल करूंगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में बहुत कैटेगरी के सवाल होते हैं। तो नॉर्मली मैंने जानबूझ के रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट नहीं लिया है, क्योंकि फिर इतना जो है तुम लोग फिर आधे बच्चे फिजिक्स छोड़ ही देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आता है तो फिजिक्स छोड़ देते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की दुनिया में जाना होता है। आइंस्टाइन की दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो वो है। हालांकि उतना डीप में नहीं जाना होता है, वो अलग बात है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों उसका फोबिया बहुत ज़्यादा है रिलेटिव मोशन का, ठीक है। तो वो फिलहाल मैं रिलेटिव मोशन को अलग से डिटेल में टैकल करूँगा और बहुत आराम से टैकल करूँगा, जब तब तक फिजिक्स अच्छी हो जाएगी थोड़ी सी। मैंने जानबूझ के छोड़ रखा है उन सब चीज़ों को। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, उससे इजीली हो जाएगा। खैर, ठीक है। नाउ ये तो आइंस्टाइन को भी रिलेटिविस्टिक, आइंस्टाइन ने जहाँ से रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स से ही शुरू किया था अपने बेसिक कंसेप्ट। तो रिलेटिव में काफ़ी चीज़ें जो है चेंज होती रहती हैं। वो उसने टाइम भी रिलेटिव बताया था, टाइम भी रिलेटिव टर्म है। तो खैर इसीलिए मैंने जानबूझ के रिलेटिव अभी छोड़ रखा है। दैट वी विल टैकल बाद में टैकल करेंगे उसको, ठीक है। नाउ हाँ, कुछ छोटे मोटे कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में उतने डीप तक नहीं जाते तो वो, मगर उसकी ज़रूरत फिलहाल तो अभी है नहीं। तीसरी चीज़ मैं इसमें करने जा रहा हूँ, एक और चीज़ साथ में करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ इसमें, एक बार ये भी तुम्हें इस तरह का सवाल भी आएगा जिसका आंसर तुम्हें पहले से पता है, तो इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, है ना। इसी पे बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, मतलब कितने सवाल हो गए, ठीक है। कभी कभी ये होगा फोर्स नहीं दिया होगा, मैं मिटा ही देता हूँ पूरा। फोर्स कुछ नहीं, अभी नीचे वाले पे फोर्स लगाता हूँ, फिर ऊपर वाले पे फोर्स लगा के भी एक प्रॉब्लम ले सकते हैं। फिलहाल अभी नीचे वाले पे लगाता हूँ। इसका आंसर तुम्हें पहले से पता है, मगर इसी क्वेश्चन में अगर नीचे फोर्स लगाया है तो ये पूछ लेगा मैक्सिमम फोर्स, है ना। ऐसे एग्जांपल आ सकता है ना, एफ मैक्स सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ये ज्यादा पूछा जाता है नीट वीट में, है ना, ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अभी तक नीट में तो यही ज्यादा पूछा गया, बाकी अभी तक तो जेई के लिए कर रहे थे, मगर नीट में इसके पोर्शन से ये पूछा जाता है, एफ मैक्स सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और जैसा भी है, जैसे नीट वाले जो बच्चे इसको रट लेते हैं, इतना पोर्शन रटना आसान है, तो प्रोसेस रट लेते हैं और उसका आंसर याद भी कर लेते हैं। कुछ तो नीट में तो कुछ रिजल्ट इसको याद कर लेते हैं, यानी स्मॉल एम ऊपर स्मॉल एम रखते हैं, कैपिटल एम रखते हैं, एफ रखते हैं, है ना। कुछ फोर्स की वैल्यू आ जाती है, उसको रट लेते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं वो नहीं कर रहा। एफ मैक्स सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर। अब तुम्हें पता है कि एफ मैक्स की वैल्यू अगर वो वाले डेटा हैं, अगर म्यू की वैल्यू 0.2 के बराबर है, ठीक है, तो तुम्हें पहले से पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। बस सिर्फ फीलिंग लाने के लिए मैं इसको एक बार फिर से कर रहा हूँ, एफ मैक्स जो है सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर। तो ये खुद ही कह रहा है कि ब्लॉक मूव टुगेदर है, ठीक है। तो फिर से वही चीज़ कर ले, एफ की वैल्यू नहीं गिवन है तो प्रोसेस फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये बार बार अलग अलग एंगल से प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ढंग से समझ में आ जाए। फिर क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि ब्लॉक मूव टुगेदर है, तो हम इनको साथ साथ ले लेंगे, है ना। ये खुद ही कह रहा है ब्लॉक मूव टुगेदर है, साथ साथ ले लेंगे। साथ साथ ले लेंगे तो कंबाइंड फोर्स एफ लगेगा, कंबाइंड फोर्स एफ लगेगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका नीचे वाले का मास 3 kg, ऊपर वाले का मास 2 kg, पता ही है तुम्हें। तो
just I'm writing 3 kg and 2 kg. This is 3 kg. This is 2 kg. ऊपर लिख देता हूँ 2 kg, पता ही है इसलिए। तो क्या हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा 5 kg। टोटल मास हो जाएगा 5 kg। ठीक है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 5 kg इज इक्वल टू मास। कमेंट अभी पढ़ रहा हूँ इसको पूरा करने के बाद। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5 इंटू ए। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F बाई 5। फिर वही प्रोसेस किया हमने, ब्लू वाले को अलग से फ्री बॉडी ले लिया। ठीक है, ऑब्वियसली दोनों अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। साथ साथ मूव कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालने, जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग के बराबर करते हैं, तो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा ही। तो ऊपर वाले को मैंने लिया स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इसका एक्सप्रेशन हम निकाल ही चुके हैं, ए है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऊपर वाले ब्लॉक को लिया है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन, और ये आ जाएगा 2 kg, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी F बाई 5। अब क्योंकि ये निकालना है कि दोनों किस मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर, तो क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दो। स्टैटिक फ्रिक्शन को किसके बराबर कर दोगे इस केस में, अदरवाइज चेक करने के लिए यूज करते हैं, नहीं तो स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग के बराबर कर देते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 2F बाई 5। अब मैं पूरा करके ही देखूंगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 2F बाई 5 यहां से निकाल ली, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी μs इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन 2g के बराबर है, μs की वैल्यू 0.2 के बराबर। जल्दी जल्दी कर देता हूँ, क्यों इतना दिमाग फालतू। सर मैक्सिमम पूछा इसलिए Fs इक्वल टू Fl लिया ना। जी हाँ भाई साहब, जी हाँ। सर अगर मिनिमम पूछा हो तो इसका जवाब 2 मिनट में दूंगा। 0.2 इंटू मिनिमम तो कितना भी हो सकता है इंटू 2g, रुक जाओ, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 मिनट में इसका आंसर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 न्यूटन। नाउ अब तुम बोल रहे हो कि मैक्सिमम और मिनिमम, ये मैथ्स के लिए नहीं सोचना है, ये मैथ के हिसाब से मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। इसी सवाल को वो मिनिमम की तरह भी पूछ सकता है, और यही सवाल मैक्सिमम की तरह। सुनना ध्यान से, ये है मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक विल मूव टुगेदर। यही चीज मिनिमम फोर्स है सो दैट 2 kg ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक। क्योंकि इस फोर्स के बाद क्या होगा, 2 और 3 kg सेपरेटली मूव करेंगे। तो इट इज द मिनिमम फोर्स व्हेन 2 and 3 kg, व्हेन 2 and 3 kg starts moving separately। तो बेसिकली क्या होगा, अगर तुम फोर्स को इंक्रीज करोगे, मान लो 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 10 न्यूटन एक्सेस रखे तो फिर तो दोनों साथ में मूव। हाँ 10 न्यूटन पे साथ साथ मूव करेंगे। फोर्स को अगर चेंज कर रहे हो, मिनिमम पूछा है तो 10 से थोड़ा तो ज्यादा ही होगा ना। हाँ 10.001, 10 पॉइंट थोड़ा भी ज्यादा होगा, 10.001 भी ज्यादा होगा, तो सेपरेटली मूव करेंगे। एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते, मगर 10 से थोड़ा भी ज्यादा होगा वो एक्सेलरेट करेगा। अप्रॉक्स में तो